वक्त चुनाव का है, बस्तर की बाजी, 12 की बिसात, आदिवासी किसके साथ। समय की घाटी में यादों के जो गुदने हैं वो बस्तर है। काल के कपाल पर ढाल सा जो बैठा है वो बस्तर है। आदिम बस्तर के ताने बाने में इस वक्त जो उभर रहा है वो है चुनाव का चित्र। हालांकि चुनावी दौर ने छत्तीसगढ़ में चुनाव का माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और बड़े नेताओं के दौरे भी शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव हैं, पहला 7 नवंबर को और दूसरा 17 नवंबर को। पहले फेज में बस्तर में चुनाव हैं, जो आप अगर मेरे पीछे देख रहे हैं कांकेर, यहीं से बस्तर शुरू होता है और छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता है वो बस्तर से होके जाता है। पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, सारी 12 की 12 सीटें उन्होंने यहाँ पे जीती थी। इस बार क्या होगा, इस बार बस्तर के दिमाग में क्या है, बस्तर का मूड क्या है, बस्तर की जनता क्या चाह रही है, ये दिखाने हम आपको ले चलेंगे पूरे बस्तर में। हर कंस्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, हर गाँव में जाएंगे, हर कस्बे में जाएंगे और इस पूरी यात्रा में मेरे साथ होंगे हमारे इनपुट एडिटर वरुण साखा जी। वरुण, तो आपको क्या लगता है कि आपने कुछ पता किया इस समय? अभी तो हम जा रहे हैं देखने, लोगों का मूड भांपने, लेकिन आपने कुछ रायपुर में बैठ के पता किया कि बस्तर के मन में इस बार क्या है? बस्तर बहुत ही एक ज्योग्राफिकली ऐसी सीट है, ज्योग्राफिकली के साथ साथ आइडियोलॉजिकली बस्तर का जो प्रभाव है पूरे छत्तीसगढ़ पे पड़ता है। और इस बार का जो माहौल है उस माहौल को हम आपके साथ जा रहे हैं तो देखने को मिलेगा कि कैसा माहौल है। लेकिन जो हम रायपुर से, राजधानी से बैठकर जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि बस्तर ने कम से कम जो नक्सल की जो कांचली थी आइडियोलॉजिकली, उसको छोड़ने की शुरुआत की है। ये चुनाव इस मामले में बड़ा अहम है कि 2003, 13, 18, 8 4 इलेक्शन अभी तक हुए, चारों इलेक्शंस में नक्सल कोर इशू रहा है। ये पहली बार है वहाँ पर नक्सल से ज़्यादा बड़ा इशू धर्मांतरण है। देखिए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि लोग, अगर दिल्ली में बैठा हुआ लोग या जो बाहर बैठा हुआ लोग है वो समझता है कि बस्तर मतलब नक्सल या वहाँ पर, लेकिन अभी हम चलते आ रहे हैं, इतनी बढ़िया रोड बनी हुई है। आगे हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा डेवलपमेंट हुआ है और क्यों, जो वरुण ने कहा कि नक्सलवाद को छोड़कर अगर धर्मांतरण मुद्दा बन रहा है तो क्या नक्सलवाद खत्म हो गया है, क्या वहाँ पर नए मुद्दे पैदा हो रहे हैं? इसी तरीके के कई सवाल हैं जिनका जवाब हम आगे खोजेंगे। बस्तर की 12 सीटों को जीतने बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के लिए यहां अपनी सीटें बचाने की चुनौती है तो बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने की मंशा के साथ मैदान में उतरेगी। चुनाव से पहले यहां के लोगों के मन को टटोलने हमारी टीम आगे बढ़ी तो नजर पड़ी आदिवासियों के जन नायक बिरसा मुंडा की मूर्ति पर। 2018 में भूपेश सरकार आने के बाद कांग्रेस ने बस्तर के अलग अलग इलाकों में ऐसी मूर्तियों को स्थापित किया है। जाहिर है इसके पीछे की मंशा आदिवासी वोटर्स को साधने की है। अभी हम बस्तर में जहां जिस शहर में भी गए, जिस इलाके में भी गए, हमने ये इस तरह की मूर्ति देखी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है ये लगाई गई है कई चौक पे। ये बिरसा मुंडा हैं जो कि झारखंड के एक महापुरुष माने जाते हैं, लेकिन हर जगह की सरकार, खासकर छत्तीसगढ़ की सरकार, अब इनकी मूर्ति हर जगह लगा रही है। और इसका क्या मतलब है, इस क्या बताना चाह रही है? वरुण, आइए, आप आइए, कहाँ चले गए आप? इधर आइए।
तो वरुण ये बताओ कि जैसे हमने देखा कि कई जगहों पर ये मूर्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर सरकार ने लगाई, पहले नहीं दिखती थी ये मूर्ति, ये बिरसा मुंडा जी की मूर्ति है, तो ऐसा क्यों कर रही है यहाँ की सरकार? ये मूर्ति लगाने के पीछे उनका क्या पॉलिटिकल एंगल है या कोई सांस्कृतिक एंगल है? किस वजह से ये लगाई गई हैं यहाँ पर? यहाँ पर रवि जी ये हो रहा है कि आदिवासी राजनीति का मतलब होता था जंगल, ज़मीन, डिप्राइव्ड एक कोई ट्राइब जो अपनी भूखमरी से का शिकार है या बहुत ज़्यादा बेसिक कम्युनिटीज़ से महरूम है, इस तरह की राजनीति को ही आदिवासी राजनीति कहा जाता था। लेकिन अब नए दौर में, नए वक्त में उनको एम्पावर्ड पॉलिटिकल एक उसके रूप में उनको उभारा जा रहा है। एक ऐसी ट्राइब, ऐसे लोगों का समूह जो राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है और गौरवशाली परंपराओं के साथ चल रहा है। अब ये गौरवशाली परंपराओं को स्थापित करने के लिए करना क्या होगा? उनको उनकी इतिहास की ओर लेके जाना होगा। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा टंटिया मामा जो भील जनजाति को बिलोंग करते हैं, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने महापुरुष बतौर वहाँ पेश किया और लोगों के बीच में उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में हम देखेंगे तो बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर बिरसा मुंडा की हमको ऐसी मूर्तियाँ दिखाई। तो ये इसमें ये समझ में आता है कि हमने ये पाया कि जो आदिवासियों का गौरवपूर्ण इतिहास को सामने लाया जाए, उनके बारे में उनकी कथाएं, उनके महापुरुषों के बारे में उनकी कथाएं बताई जाएं, उसका ये प्रयास है कि भाई आपको, जो कि ऐसा माना जाता था कि मुख्य धारा से आदिवासी नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का एक ये प्रयास हर सरकार कर रहा है, चाहे वो बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। कांकेर में इस बार बीजेपी के आशाराम नेताम और कांग्रेस के शंकर ध्रुवा के बीच टक्कर है। कांकेर में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को समझने हम आगे बढ़े, इसी बीच नजर आया गड़िया पहाड़। यहाँ से बस्तर की खूबसूरती और कांकेर शहर का विहंगम नजारा नजर आता है। हम कांकेर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर, जिसको गड़िया पहाड़ कहते हैं, उस पर खड़े हैं और ये बस्तर की खूबसूरती है कि यहाँ का जो हर शहर है उसके आसपास जंगल पहाड़ बहुत हैं। यही बस्तर की खूबसूरती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा कैमरामैन, कि मुकेश आप दिखाओ कैसे शहर यहाँ से पूरा दिखता है। अगर आप देखें सामने दो तालाब एक दिख रहे हैं, जो साफ तालाब आपको दिख रहा है ये यहाँ का मरीन ड्राइव है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ के हर शहर में पानी के बहुत अच्छे तालाब हैं और वहाँ पर लोगों ने मरीन ड्राइव के नाम से उनको अच्छा विकसित किया है और बनाया है। और आप देखें तो ये पूरा कांकेर का शहर है जो कि द्वार है बस्तर का, यहाँ से बस्तर शुरू होता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो राजनीति की जो लड़ाई है वो चल रही है। वरुण हमारे साथ यहाँ पर लगातार हैं। तो वरुण, ये देखा हमने कांकेर, हम यहाँ पे लोगों से मिले और लोगों ने कहा कि काफ़ी फाइट है एकदम, क्योंकि बीजेपी के नए कैंडिडेट हैं वो सबसे मिल रहे हैं। उनको बहुत पहले उनका टिकट जारी हो गया था और कांग्रेस के जो सिटिंग विधायक थे उनको टिकट नहीं दिया, एक कांग्रेस ने नए आदमी को दिया है। तो अगर छोटे में संक्षेप में समझना चाहें तो किस तरह की राजनीति कांकेर में रही है? बस्तर का द्वार है, हम यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, किस तरह की राजनीति यहाँ रही है? देखिए, ये जो इलाका है उत्तर बस्तर कहलाता है। इसमें लोकसभा भी कांकेर है जिसमें 8 सीटें हैं, जिसमें 3 ज़िले की हैं और 5 बस्तर दूसरे ज़िलों की आती हैं। तो अगर यहाँ के पूरे पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो बड़ी प्रोमिनेंट सीट रही है। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रहे हैं अरविंद नेताम, जिनका एक दौर में बड़ा नाम चला करता था। अजीत जोगी और वीसी शुक्ला के लगभग या उनके समकालीन ये लोग हुआ करते थे। तो उस समय से ये सीट चर्चित रही है और ये कांग्रेस का गढ़ रही है किसी समय पर। अभी लेकिन पिछले हम 20-22 साल के इलेक्शंस देखें, आफ्टर छत्तीसगढ़ के बनने के बाद देखें तो फिर इसमें थोड़े चेंज आए हैं। फिर जैसे कांकेर जो सिटी है, यहाँ बीजेपी का और कांग्रेस का होता रहा। अंतागढ़ जो है वो बीजेपी पे जाती रही। भानु प्रतापपुर एक सीट आती है इसमें, वो लेकिन हमेशा ही लगभग कांग्रेस के साथ रही है। सिर्फ एक बार इतिहास में, छत्तीसगढ़ बनने के बाद की सिर्फ एक बार वो बीजेपी में गई है। तो ये अरविंद नेताम का जो नाम लिया, अरविंद नेताम कांग्रेस के बड़े नेता थे, आदिवासी नेता माने जाते थे। एन चुनाव से पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक नई पार्टी उन्होंने बनाई। क्या जय हमर पार्टी, हमर राज पार्टी उसका नाम है। हाँ, पिछली बार बाई इलेक्शन उन्होंने बड़ा करिश्मा कर दिखाया था। भानु प्रतापपुर में बाई इलेक्शन हुआ दिसंबर 2022 में, तो उसमें अकबर राम कोर्राम को सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले उतारा गया। इलेक्शन कमीशन की भाषा में तो वो निर्दलीय थे, लेकिन जो वहाँ पर जो सेंसेस थे, जो वहाँ पर एम्बियंस था ट्राइबल के बीच में, वो एक बड़ा ही पॉजिटिव था। वहाँ से इनकी बुनियाद रखी जाती है और अब तक वो एक बड़ी चैलेंजिंग पार्टी बनी।
तो ये आप समझ रहे होंगे कि जब से हम घुसे हैं बस्तर में, आदिवासी सर्व आदिवासी, तो ये आदिवासियों का पूरा इलाका है, क्षेत्र है, उनका बहुमत है यहाँ पर। और उनको रिझाने के लिए चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या अरविंद नेताम जैसे नेता हों, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि अगर एकजुट उनका वोट मिल जाए तो उनको जीतने की पूरी संभावना होती है। आगे और बात करेंगे, बस्तर के और भी बहुत मुद्दे हैं, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनके बारे में समझाएंगे कि आगे क्या मुद्दे हैं। अभी आप फिलहाल कांकेर के दर्शन इस गड़िया पहाड़ी से करिए। गड़िया पहाड़ से उतरकर हम निकले आगे के सफर पर। हमारा पहला पड़ाव रहा केशकाल घाटी। यहाँ रुककर हमने स्थानीय लोगों से समझने की कोशिश की इस बार आम बस्तरिया चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है। ये हम केशकाल के रास्ते में हैं, जो केशकाल का एक घाट है वो अभी आने वाला है, लेकिन हमें रास्ते में देखे यहाँ पर ये गांव वाले सामान बेच रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये दिखाओ मुकेश, ये जो है ये लौकी है। लौकी आपने देखी, पतली लौकियाँ देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर ये ऐसी मोटी लौकी मिलती है। अब और ये क्या बताया था आपने? मोदेला। इसकी क्या फल है कि सब्जी है? ये इसका भी सब्जी बनता है। अच्छा, और ये क्या है? कुंदरू। हाँ, कुंदरू की सब्जी बनती है। और आप देख सकते हैं कि ये शरीफा वगैरह भी यहाँ पर बेच रहे हैं। शरीफा कहते हैं इसको, क्या कहते हैं आप लोग? सीताफल। हाँ, तो क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम शंकर है, शंकर नेताम। शंकर नेताम है। हाँ। अरविंद नेताम के कुछ लगते क्या? नहीं। अरे तो क्या चुनाव हो रहा है, कौन है आपके, कौन से क्षेत्र का वोट देते हो आप लोग? अब वो संतराम नेताम ला दे रहे नो समय ना। हाँ। अब कौन ला देवो तो वो अब जब हो ही तब पता लगे। सरकार जो रही यहाँ पे 5 साल, उनने काम वगैरह किया क्या? हाँ, का वो रोड उधर घाटी पूरा खराब हो गई से, गाड़ी घोड़ा चले नहीं सके तैसे यहाँ की सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि जो नई सरकार बने उसे क्या करना चाहिए? अब कौन बने ही, अब कौन एकर ही वो लगू ही जान ही ना सर। अच्छा, तो आपके गांव में काम हुआ है? कुछ स्कूल बना है, सड़क बनी है? बना है नसाले भाट में बना है। हाँ। चलो, ये इधर बैठी हैं जो ये सीताफल या शरीफा बेच रही हैं। हाँ, अब बताओ क्या कह रही हो आप? क्या साले भाट में सीसी रोड नहीं है और 50-60 साल से हैं ते मला निराशी पैसा भी नहीं मिला थे हमारे गांव में। अब तो आज चुनाव आ गए हैं। हाँ, चुनाव आ रहे हैं। तो ताकत है आपके हाथ में बताने के लिए। अब जिसने आपके लिए काम नहीं किया तो क्या करने वाले हो? क्या करने वाला, हम वोट नहीं देबो। हमारे वोट तो देना चाहिए। देखो, तो हमारे गांव में तो कैसे नहीं दे। हाँ, तो ऐसे आदमी को वोट दो जो काम करे। काम करे कथन वो वोट ले जीत है तन हमारे गांव झांक के नहीं देखा। सरकार है देखते का गांव में अभी वोट हमारे से तन गांव आए के न पूछते हैं, ओकर बाद तो पूछे नहीं, पूछते है का आए के। केशकाल विधानसभा की बात करें तो इस बार बीजेपी के नीलकंठ टेकाम का मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक संतराम नेताम से है। दोनों प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस समय हम पहुंचे हैं केशकाल, ये विधानसभा है बस्तर में, और केशकाल आप सब जानते होंगे। हमारे साथ नेताम जी खड़े हैं, संतराम नेताम जी हैं, जो कि 2 बार से यहाँ के विधायक हैं और तीसरी बार फिर इनको पार्टी ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको क्यों लग रहा है संतराम जी कि आप तीसरी बार जीत जाएंगे यहाँ से? निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 5 साल में जो किसानों के लिए किया, बेरोजगारों के लिए किया, क्षेत्र की जो आम जनता है, जो आदिवासियों के लिए किया, पिछड़े वर्गों के लिए किया, लगातार जो 5 साल में हमारे केशकाल विधानसभा में जो विकास हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो विश्रामपुरी में कॉलेज हुआ है, धनौरा जैसे पिछड़ा अंचल में कॉलेज हुआ है, बड़े डोंगर में कॉलेज की घोषणा हो गया, यहाँ पीजी कॉलेज हो गया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम की जो शुरुआत हुई है गरीबों के लिए, ये हमारे आम जनता के लिए बहुत बड़ी ताकत है। और हमारे क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार नहीं 2-2 बार उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और आज तीसरी बार उनके आशीर्वाद से ही मुझे टिकट मिला है। लेकिन नेताम जी, एक चीज़ बताइए कि हर 15 दिन हम महीने में खबर चलाते हैं कि केशकाल के घाट में फिर से जाम हो गया है। हर 15 दिन ये खबर यहाँ से चलती है। ये जो समस्या है, इससे क्यों निजात नहीं दिला पाए? आप 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं। देखिए, सबसे पहले घाट का जो पैकेज को मैं ही लाया हूँ,
आंदोलन किया था। मैंने आंदोलन किया कि जब तक अगर ये बाईपास के लिए पैसा नहीं दोगे, अगर इसका टेंडर नहीं होगा, ये पैसा नहीं आएगा, तब तक मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। मैंने हड़ताल किया, उसके बाद ही ये सेक्शन हुआ। अब सेक्शन होने के बाद जो प्लेन एरिया है वो थोड़ा ठीक हो गया था, घाट चूँकि बहुत दबाव एरिया है आप लोग जानते हैं। और जो इसको बेलेचा ये जो ठेकेदार है वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का वो एक कार्यकर्ता है। अगर कोई भी अगर दबाव डालते हैं तो वो कहता है कि इस तरह के लोगों को कि आप अपने फैक्स में अपना वो ऑर्डर ले लो सस्पेंड का, तो इस प्रकार से दबाव बनाता है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चूँकि अभी है और एक आध महीना उनको मालूम है कि ये जो ऐसा करेंगे तो इनको इसका लाभ मिलेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये सड़क नहीं बन पाया। देखना आने वाला समय में ये जरूर बनेगा। और तकनीकी प्रॉब्लम, बाईपास की स्वीकृति कराया हमने, अब वो जो है वलेचा जो है जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। निश्चित तौर पे आने वाला समय में हम इसको दबाव डाल के करवा देंगे। तो ये बात सही है कि देखिए चुनाव है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन 2 बार क्या विधायक हुए और आप कह रहे हैं तीसरी बार जीत जाएंगे, तो क्या मंत्री इस बार बनाएंगे आपको भूपेश जी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं तो मंत्री के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं केवल एक विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता के लिए सेवा करना चाहता हूं। और हाईकमान अगर कोई मेरे काम को अगर मूल्यांकन किया, 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार हाईकमान मेरे पर विश्वास किया है, तो हो सकता है बस्तर के लोगों को आगे उठाने के लिए, बस्तर के क्षेत्र को आगे उठाने के लिए हो सकता है उन्होंने ये इनाम दे सकते हैं। क्योंकि मेरे रिपोर्टर कह रहे थे कि आपने पहले संतरी से मंत्री बन जाएंगे, पहले आपने काम किया पुलिस में, इस तरीके की बात चल रही। क्या बनना चाहिए मंत्री आपके? तो लेकिन एक बात बताइए कि जो 5 साल हुए आपकी जो सरकार है पूरी, यहाँ पर पिछली बार बहुत अच्छी सीटें आई। आखिरी सवाल मेरा कि इस बार आपको क्यों लगता है कि आप कांग्रेस फिर से सरकार बना लेगी? क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ है, काफ़ी आपने चेहरे अपने बदल दिए, आपको तो दे दिया फिर से टिकट, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आपकी सरकार बन जाएगी यहाँ पर दोबारा? देखिए, लगातार मैं 10 साल तक विधायक के रूप में काम किया हूँ। यहाँ के जो लोगों ने मेरा मूल्यांकन किया है, मैं एक विधायक के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन में बैठ के गाँव में आंगनबाड़ी में सोकर, उनके गाँव में रुक कर उनके लोगों के दुख और सुख में मैं साथ खड़ा था। ये सरकार जो किसानों के लिए जो कर्जा माफ़ किया है, किसानों के लिए जो बड़ा धान का जो 20 कुंटल किया है, और एक जो 2810 रुपये जो लोगों को मिलेगा, काफ़ी किसान मजबूत है। हमारे यहाँ 80% लोग जो है धान का खेती करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को पट्टा मिला है, यहाँ के पिछड़े वर्गों को पट्टा मिला है, यहाँ के लोगों को तेंदुपत्ता का रेट मिला है, वनोपज समिति का अच्छा इनको ये समर्थन मूल्य है, मक्का की खरीदी हो रही समर्थन मूल्य में। इस प्रकार से कोदो कुटकी रागी हमारे आदिवासी समाज के लोग ये काम करते हैं, इसको अच्छा दाम मिल रहा है और इस पर हम ही जा रहे हैं कि जरूर इस बार हमारी सरकार बनेगी। तो ये सारे मुद्दे संतराम जी ने गिनाए, उनको लगता है कि इन मुद्दों पर काफ़ी इन्होंने काम किया है, 10 साल से 5 साल से इनकी सरकार ने भी काम किया है, और उनको लगता है कि इस वजह से वो यहाँ पर फिर से विजय प्राप्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई बहनी दाई दीदी, आज यहाँ नीलकंठ टिकाम भैया जी के आगमन हुए हैं, तो मैं समस्त हमारे गांव के ग्रामवासी मन आग्रह कर हूँ, माँ शीतला के आंगन में, माँ शीतला के प्रांगण में आगमन हुए हैं। हमारे साथ जो हैं पहले ये अफसर थे, अफसरगिरी इन्होंने खूब की है, अब ये नेतागिरी में आ गए हैं। तो ये जो अफसरगिरी, आप कलेक्टर रहे यहाँ पे कोंडा गांव में, और आपने अफसर की एक अलग एक रुतबा होता है और नेतागिरी का एक अलग पूरा कैनवास होता है, तो ये किस तरीके से आप इसमें अपने को पा रहे हैं नेतागिरी में आके? दोनों के पीछे जन कल्याण होता है और वही मेरा लक्ष्य भी है, और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा असुविधा भी नहीं हो रही है। मैं तब भी पब्लिक के बीच में रह कर के ही काम करता था और अब भी पब्लिक के बीच में ही दिखाई दे रहा हूँ। तो आप देखिए, जब अफसर थे, कलेक्टर थे, आपने मैंने सुना काफ़ी यहाँ पे काम कराया, जब कोंडा गांव में आप 2-2.5 साल थे, तो आप जब भी जनसेवा कर रहे थे, तो नेता ही बन के जनसेवा करने की क्यों सोची आपने? देखिए, समय बहुत कम है और मैं पिछले 3 सालों से मेरा कांग्रेस सरकार जो है ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि इस समय का उपयोग किया जाए और जनता के बीच जा कर के जो बाकी मेरी बस्तर को लेकर के कल्पना है, ख़ास करके उस कल्पना को यहाँ की जनता के लिए जो कुछ भी मैंने सीखा अभी तक के प्रशासनिक दक्षता जो मैंने हासिल किया है, उसके माध्यम से यहाँ के लोगों को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है,
उसके लिए फिर मैं आया। मैं वो पूछूंगा कि आप क्या करने वाले, लेकिन एक चीज़ क्या होता है, हमने पहले भी देखा, ओपी थे मेरे मित्र हैं, वो पहले कलेक्टर थे, वो बने नेता, लेकिन वो हार गए। क्या होता है, अफसरी गिरी से बाहर निकल नहीं पाता, तो आप इसमें क्या नया कर पाएंगे कि आप जीत जाएं यहाँ पर? बस 3 दिसंबर तक का इंतजार करिए। तो ये जो जनता आपकी खड़ी है आसपास जो यहाँ पर है, भाई दिखाओ जरा, ये सब बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पे इनका पूरा जो निकल रहा है केशकाल में। तो ये जो जनता है और इसके अलावा भी जो बाकी जनता है, इसमें तो कार्यकर्ता भी हैं, ये आपको क्यों वोट दे या बीजेपी को क्यों वोट दे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता, खास करके विशेष बस्तर के जो लोग हैं, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए 1 रुपये किलो चावल देने का काम किया और वो हार्ट टचिंग काम रहा है। इसके अलावा केंद्रीय योजनाएं जो यहाँ पर चल रही है, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना कह सकते हैं, जैसे हम ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन इस समय कांग्रेस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। नीलकंठ जी, मुद्दे तो अच्छे हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ खड़ा है ना, वो 2 बार जीत चुका है और पार्टी ने उसे तीसरी बार दिया है, और वो भी ऐसे ही अधिकारी, पुलिस अधिकारी से बन के नेता बन गए हैं, वो पक्के नेता होंगे 10 साल में, तो उन्हें कैसे हराएंगे आप? वो तो मानसिक रूप से पहले हार गए हैं, इसीलिए वो मतलब अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाते रहते हैं और वो मानसिक रूप से हार मान चुके हैं। और आम जनता जो है उनके 10 साल के कार्यकाल को देख चुकी है। उन्होंने इतने सारे वादा खिलाफी किया है कि लोग उनके नाम से चिढ़ने लगे हैं। यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। इस बीच हमने बस्तर के किसानों से भी उनकी राय जानी। वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। किसे देते हैं? जब अच्छा बना ही ते अच्छा देखी, छोटे मोटे ला सब ला वो हर कर ही देखभाल कर ही ते वही ला देबो हम। अच्छा, तो क्या जो अभी सरकार रही उसने कुछ देखभाल किया कि नहीं किया? कहाँ के कौन करती करी से अभी गला कोई नहीं कराए। नहीं करे तो अब इस बार सोच समझ के दोगे वोट? देबो निकाय देबो। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो आपको चाहिए था, जो आपकी मांगे थी, वो सरकार ने पूरी की हैं? पूरी तो की है। तो आपको पता है कि आपका कौन विधायक है यहाँ पे? पता नहीं है। तो ये हमने यहाँ ये आजकल धान की कटाई यहाँ पर चालू है और राज्य में, छत्तीसगढ़ में धान ही सबसे बड़ा मुद्दा भी है कि सरकार जो धान का ज़्यादा दाम दे दे, जो पर क्विंटल ज़्यादा धान खरीद ले, किसानों का माफ़ कर ले। और जो भूपेश सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन अभी जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो आना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो धान मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये काटा जा रहा है। ये जो किसान महिलाएं हैं, ये पूरे इस कड़ी धूप में इस धान को काट रही हैं और ये धान फिर पूरा सरकार इस राज्य में खरीदती है। हर क्विंटल में जो उन्होंने पूरे दाम दिए हैं, एक समर्थन मूल्य होता है और एक बोनस होता है। तो इस तरीके से एक धान जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो खुश हैं, किसी ने कहा कि वो खुश नहीं है। कोंडागांव में जो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं वो हैं मोहन मरकाम जी, जो कि इस समय भूपेश सरकार में मंत्री भी हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस समय हमारे साथ, कौन सा गांव है ये? वुडरा गांव में हमारे बीच में है। मोहन मरकाम जी, 5 साल आपकी सरकार रही, आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 4.5 साल आप अब मंत्री हैं।
आपको क्यों लगता है कि आपको जनता ये जो खड़ी है आसपास, ये सारी कुछ कार्यकर्ता भी हैं इसमें, ये आपको दोबारा जिता के वापस भेज दे? इसलिए दोबारा जिताएगी। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। हमारी सरकार की योजनाएं, नीतियां, हमारी उपलब्धियां आम जनता को उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ की फिर से जनता दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। कोंडागांव विधानसभा में तीसरी बार कोंडागांव इस क्षेत्र की जनता जिताना चाहती है। जबरदस्त उत्साह है। लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य, सड़क, पुल, पुलिया हमने मेरे कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में किए हैं। इसलिए जनता का विश्वास फिर से मिलेगा। तो आपकी जो नाराजगी थी अध्यक्ष पद से हटाया इन चुनावों से पहले, वो दूर हो गई है वैसी नाराजगी? नहीं, देखिए कोई नाराजगी नहीं है। मेरा कार्यकाल वैसे भी 3 साल का होता था, 3 साल का पूरा हो गया था। देर सबेर मेरे को हटना तय था। पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी सम्मान दिया, हाईकमान ने सम्मान दिया। जैसे प्रदेश अध्यक्ष से हटा, मुझे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया गया। मतलब एक कार्यकाल में 2 बड़ी जिम्मेदारियां मुझे मिली है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि पार्टी ने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। वरुण, तुम कुछ पूछना चाहते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोहन जी, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे, रोज मीडिया में रहते, जिस दिन से आपकी कुर्सी गई उस दिन से आप गायब हो गए। नहीं, देखिए कुर्सी गई नहीं, कुर्सी मिल गई है। एक कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं पहले संगठन का दायित्व था, पार्टी को मजबूती करना था। अब तो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता की सेवा करने का, उनकी अपेक्षाओं, उम्मीदों पर करना। और मेरा विभाग छत्तीसगढ़ में 85% जनता ST, SC, OBC, माइनॉरिटी वर्ग की है। इन वर्गों के कल्याण के लिए, इन वर्गों को जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। लेकिन आप पे आरोप लगाते हैं उद्धता उसेंडी या बीजेपी वाले कि आपने इनकी चरण पादुका स्कीम थी, तेंदुपत्ता वाली है, उसमें सब में गड़बड़ कर दिया, वो सब खत्म कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 250 रुपया सैकड़ा मिलता था। हमारी सरकार ने बढ़ाकर उसको 500 रुपया सैकड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कमीशन का खेल चलता था। 10 नंबर किसी के पास 8 नंबर, अलग अलग नंबर। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कमीशन का खेल के कारण चरण पादुका देते थे। हम तो डायरेक्ट उनके खातों में पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने एक बड़ा काम कर रहे हैं। और ये जो मेले में आप देख रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, कितना सुंदर ये आदिवासी डांस यहाँ पर चल रहा है। इनकी आप एनर्जी देखिए, ताकत देखिए। ये लगातार यहाँ पर डांस कर रहे हैं पिछले 2 घंटे से, और यही बस्तर की खूबसूरती है, ये आदिवासी डांस है। हाई एनर्जी वाला जो डांस है जो आप देख रहे हैं, ये मेरे दोनों तरफ ये जो आदिवासी नाच रहे हैं, आज इनके उत्सव का दिन है। और ये पूरा उत्सव दशहरे का यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर जब ये बाजार होता है तो ये दशहरे का, आप ये पूछेंगे कि भाई इस समय दशहरा क्यों मनाया जा रहा है। बस्तर में 75 दिन का दशहरा चलता है, और जिस भी कस्बे में उस दिन जिस दिन बाजार लगता है वहीं पर ये दशहरा मनाया जाता है। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये उत्सव उस तरीके से मनाया जा रहा है।
की यात्रा में हम पहुंचे कोंडागांव और हमने पहले आपको दिखाई मुर्गा लड़ाई, फिर हम मोहन मरकाम से मिले। अभी आप पीछे देख रहे हैं कि दशहरा का मेला लगा हुआ है और जब हम दशहरे का मेला कवर कर रहे थे तो हमें मिल गई लता उसेंडी जी, जो यहाँ से लता उसेंडी जी मेरे साथ हैं, जो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और पहले मंत्री रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं। लता उसेंडी जी, ये बताइए कि क्या आप ये मेला में लोगों से मिलने आए थे यहाँ पे जनता के, क्योंकि भीड़ यहाँ पर अच्छी है? देखिए, काफ़ी लोग हमारे यहाँ पे हैं और जनसंपर्क के दौरान मैं आज यहाँ पे उपस्थित हुई हूँ, तो दोनों चीज़ें हैं। कार्यक्रम के साथ साथ हम यहाँ पे सारे लोगों से जनसंपर्क भी हो रहा है। 15 साल पहले आपकी सरकार रही, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, फिर 5 साल पहले आप लोग हार गए। ऐसा 5 साल में क्या बदल गया कि लोग आपको फिर से, आपको और बीजेपी को वोट दें? देखिए, इन 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है, मोहन मरकाम जी का ये विधानसभा क्षेत्र हमारा है और इस विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार, विकास विहीन कोंडागांव देने का सौगात अगर किसी को जाता है तो मोहन मरकाम जी को जाता है। जिस तरीके से पंचायत के सरपंच सचिव त्रस्त हैं, यहाँ की स्थानीय भर्तियाँ ख़त्म कर दी गई हैं, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो समूह के काम चलते थे उन्हें बैकफुट पे वो लोग आ गए, रेडी टू ईट का काम से छीन लिया गया है। आप पूरे गांव में हर जगह जाएं, देखिए लोगों को, किसानों को जिस तरह से छलने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। आज अगर लैम्प्स में आप जाकर देखेंगे, लोग अपने 10,000 20,000 के लिए दिन दिन भर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे लगता है किसी से उधारी लेने आए हैं, जिसकी वजह से विड्रॉल लेके खड़े रहते, 2 दिन 3 दिन तक पैसे नहीं मिलते। तो किसानों के मुद्दे पे भी सरकार फैल रही है, महिलाओं के मुद्दे पे भी सरकार फैल रही है, डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पे भी आप देखेंगे तो जीरो रहा है। तो ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस पूरा 5 साल, उन्होंने सरपंच सचिव तक को नहीं छोड़ा। इस सरपंच तक को कहा जाता था कि आप लिफाफा पहुंचाएं। लेकिन लता जी, वो तो ये कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, धान हमने सारा खरीद दिया, उनका कर्जा माफ़ कर दिया, अब उन्होंने फिर से यह घोषणा कर दी है कर्जा माफ़। तो इस चीज़ को आप कैसे मानती हैं? देखिए, पिछले बार हमारी छत्तीसगढ़ की जनता और कोंडागांव की जनता कर्जे के नाम पे बेवकूफ़ बन गई, मतलब उन्हें छला गया है। कर्ज माफ़ करने की बात कही गई, लोग इंतज़ार करते रहे और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक के ही कर्ज कुछ माफ़ हो पाए, बाकी नहीं हो पाए। लोग काफ़ी इंतज़ार करते रहे, स्व सहायता समूह की बहनें भी इंतज़ार कर रही थी कि हमारा कर्ज माफ़ होगा। लेकिन आप घूमकर यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डबल पैसा ब्याज ज़्यादा लग गया सिर्फ कर्जे की माफ़ी की वजह से, घोषणा जो कांग्रेस ने की थी और छलने का काम किया था। जो अतिरिक्त राशि उन्होंने जो बढ़ाया है, आप पता कर लें कि अभी भी उनका अंतिम किस्त जो है किसानों को नहीं मिला है, जो कि फिर से धान बेचने की बारी आ गई। तो लता जी, ये बताइए कि अगर आप जीतती हैं यहाँ पर, तो यहाँ की जनता के लिए, बस्तर के लिए 3 क्या आप काम करेंगी, जो आपको लगता है आपका क्या एजेंडा है? 3 की बात अगर हम ये करें तो जिस तरीके से हमारे इस कोंडागांव को माननीय मोहन मरकाम जी ने विकास विहीन किया है, विकास हमारा पहला मुद्दा है। भ्रष्टाचार मुक्त हम सरकार देंगे। हमारे जो बेरोजगार युवकों को, हमारे बस्तर संभाग में जो स्थानीय भर्ती को समाप्त कर दिया गया उसे यथावत लाएंगे। किसानों के मुद्दे पे सरकार ने उन्हें जो छलने का काम किया है, चाहे बोरा उपलब्ध कराने की बात हो या फिर जिस तरीके से बैंकों में लोग कतारबद्ध 2 दिन खड़े रहने की बात हो और उन्हें पता तक नहीं लग पाता, तो सारे मुद्दे लेकर हम जाएंगे। और किसान आज हमारे साथ हैं, लोग युवा वर्ग यहाँ पे हमारे साथ हैं और विकास को लेकर लोग जिस तरीके से इन 5 सालों में परेशान हुए हैं, ये मुझे 2003 के पहले का छत्तीसगढ़ याद आ रहा है। वो स्थिति में आज मोहन मरकाम जी ने हमारे इस कोंडागांव विधानसभा को खड़ा कर दिया।